लोगों के सामने आज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम महासागरीय जलधाराएं हैं। और महासागरीय जलधाराओं से जब प्रश्न आते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं कि महासागरीय जलधाराओं से प्रश्न आ गया, अब कैसे इसको करेंगे। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को और इस टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने उतरा है कि कम से कम हम महासागरीय जलधाराओं का डर तो खत्म कर ही दें। अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग देखे थे, पीछे वाला जो था उसमें हम लोग देख पाए थे सौरमंडल। इसी टाइप के एक जटिल जो आप लोग के सामने आता है महासागरीय जलधाराएं, उसको देख लेंगे। फिर नेक्स्ट इसी तरह से हम आपको एक और लेक्चर देंगे जो आप लोगों को बहुत जटिलताओं में घिरा रहता है। उसमें देखें जो महासागरीय जलधाराएं हैं वो चलने के कारण क्या होते हैं, महासागरीय जलधाराएं होती क्या है। तो जो महासागर होते हैं, आप लोग जान रहे हैं 5 महासागर होते हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद जो होता है वो अटलांटिक होता है, फिर हिंद महासागर आता है, फिर अंटार्कटिका आता है, फिर आर्कटिक आता है। कितने महासागर? 5। और जो जलधाराएं पढ़नी होती हैं वो 3 महासागरों में पढ़नी होती है। कौन कौन से 3 महासागर? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। इन्हीं 3 महासागरों में जलधाराएं पढ़नी होती हैं। जल का मतलब सभी लोग समझ रहे हैं, जल क्या है? पानी है, H2O, जो सागरों महासागरों में भरे हुए हैं, जो पृथ्वी पर 70.8% पाया जाता है। तो ये जब सागरों महासागरों में होते हैं तो ऐसा हम लोगों को लगता है कि ये एक जगह स्थिर है, लेकिन ऐसा है नहीं कि एक जगह स्थिर हो, बल्कि ये चलते रहते हैं जल। और इसी को जो चलने की प्रक्रियाएं हैं उसे महासागरीय जलधारा कहते हैं। और ये जो जलधाराएं चलती है वो सामान्यतः बताए जाते हैं कि जो पृथ्वी पर ताप संतुलन है उसका कार्य करते हैं। वो भी पूछ लेगा कि पृथ्वी पर ताप संतुलन का कार्य करता है तो जो आंतरिक भाग है उसके ताप संतुलन का कार्य ज्वालामुखी करती है, हम लोग ज्वालामुखी में देखेंगे। और जो बाह्य भाग है, जो सागरों का जल है या तापमान है, उसको तापमान को बराबर रखने के लिए क्या चलेगा? महासागरीय जलधाराएं। जलधाराओं को चलने के सामान्यतः 4 कारण बताए जाते हैं महासागरीय जलधाराएं चलने के लिए। जो नंबर 1 कारण है वो बताया जाता है कि जो पृथ्वी है उसके घूर्णन गति के कारण ऐसा होता है। उसमें क्या होगा? पृथ्वी आप लोग जानते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ तेजी के साथ घूमती है ऐसे, तो जो जल होता है उसके विपरीत आने लगता है। इसीलिए जो भी जलधाराएं चलती हैं वो हमेशा विषुवत रेखा से जब प्रारंभ होती हैं तो पूरब से पश्चिम की तरफ आती हैं, क्योंकि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब जाती है। तो पहला कारण पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। फिर वो जलधाराएं आकर किसी भी महाद्वीप से टकराती हैं, स्थल खंड से। जब टकराती हैं जलधाराएं तो वो ढाल का अनुसरण करती हैं, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने मुड़ जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ जाती हैं। 2 कारण हुए। जो तीसरा कारण बताया जाता है वो पवन प्रवाह का बताया जाता है। जब आगे आप देखेंगे कि 30 अंश के बाद जो जलधाराएं, जो पवन प्रवाह चलते हैं, पछुआ पवन प्रवाह चलता है, वो जलधाराओं को आगे की तरफ ले जाता है। फिर आगे आप लोग देखें कि जो 23.5 अंश या कर्क रेखा और मकर रेखा के समीप देखें या उससे ऊपर तक के क्षेत्रों को अगर हम लोग देखें 30 अंश के लगभग, तो वहां पर सागरीय लवणता अधिक पाई जाती है। ये चीजें हम लोग जब पवन प्रवाह पढ़ेंगे तो वहां समझ पाएंगे। सागरीय लवणता अधिक पाई जाती है और जहां पर लवणता अधिक होती है वो लवणता भाग के आएगी कम की तरफ। तो 4 कारण बताए जाते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति, ढाल, इसके बाद जो पवन प्रवाह है वो सागरीय लवणता। इसके कारण ये जलधाराएं चलती हैं। इसका मुख्य काम है पृथ्वी के बाह्य भाग का ताप संतुलन करना। और आपको ध्यान देना है कि ये महासागरीय जलधाराएं हमेशा उत्पन्न कहां से होती हैं? तो उत्पन्न हमेशा विषुवत रेखा से होंगी, जो बीच वाली लाइन होंगी वहां से उत्पन्न होंगी, बीच वाले लाइन से। कोई भी जलधारा होगी बीच वाले लाइन से, मतलब विषुवत रेखा से प्रारंभ होगी, ये ध्यान देना है। महासागरीय जलधाराएं कितने सागरों में चलती हैं आपको ध्यान देना है? 3, अटलांटिक, प्रशांत और हिंद। तो कोई भी जलधारा विषुवत रेखा से प्रारंभ होगी। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यातप कहां पर प्राप्त होते हैं? तो सर्वाधिक सूर्यातप जो प्राप्त होते हैं वो इक्वेटर पे या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर या 0 अंश अक्षांश पे प्राप्त होता है। स्वाभाविक बात है कि जब सूर्यातप अधिक होगा तो वहां पर तापमान अधिक होने की वजह से वहां के जो जल है, भूमियां हैं, अधिक गर्म होंगे। जब अधिक गर्म होंगे, पानी जब गर्म होता है कन्वेंशनल फ्लो बनाएगा या सम्मोहनीय धारा का एक प्रवाह बनाएगा, तो वो धारा आगे की तरफ प्रवाहित होगा। गर्म होने के बाद ऊपर उठ के आगे की तरफ जाएगा, ठंडे की तरफ, और ठंडा घूम के आएगा गर्म की तरफ। इस प्रकार से हम देखें तो एक सम्मोहनीय रूप में जलधाराओं का विकास होता है। फेरल के नियमानुसार कोरियालिस बल का प्रभाव देखा जाए तो कोई भी जलधारा जब प्रभावित होती है, चलती है, तो हमेशा विषुवत रेखा से प्रारंभ होगी, पूरब से चलना शुरू करेगी, पश्चिम की तरफ चलेगी, और जैसे ही स्थलखंड से टकराएगी
दो भागों में बढ़ जाएगी। एक ऊपर चली जाएगी उत्तरी गोलार्ध में, नीचे चली जाएगी दक्षिणी गोलार्ध में। जो ऊपर जाएगी उसको अगर देखें तो वो अपने दाहिने मुड़ जाती है, जो नीचे आएगी वो अपने बाएं मुड़ जाती है। यही जलधाराएं होती हैं। और कोई भी जलधारा जब ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाने लगेगी, तो जब तक उसके पास तापमान रहेगा या गर्म रहेगी या एनर्जी रहेगा, तब तक वो ऊपर की तरफ चलेगी। और ऊपर की तरफ जाने के बाद धीरे धीरे वो अपना उष्मा खो चुकी होगी और ठंडी होने लगेगी। जब पुनः वो ठंडी हो जाती है तो नीचे की तरफ उतरना शुरू कर देती है। यही फ्लो जो हम लोग देख रहे हैं, यही महासागरीय जलधाराओं का फ्लो होता है। जो कोई भी जलधारा ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, ये कॉन्सेप्ट है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी वो जलधारा हमेशा ठंडी होगी। जो जलधारा नीचे से ऊपर की तरफ उठेगी वो जलधारा क्या होगी? गर्म होगी। ऊपर से नीचे ठंडी, नीचे से ऊपर जाए जलधारा तो गर्म। फिर आपको ध्यान देना है कि जो जलधारा जहां पर जाएगी उस स्थान के वजह से उस जलधारा का ऐसा नाम दे दिया जाता है। जैसे ब्राजील देश से टकराएगी, ब्राजील की जलधारा हो जाए। ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट से टकराएगी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। पश्चिम से टकराए तो पश्चिम, सोमालिया से टकराए सोमालिया। जहां पर टकराती है उस नाम से उस जलधारा को जानते हैं। फिर आपको ध्यान देना है कि जहां पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहां पर मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित होते हैं। मत्स्य उत्पादन केंद्र कहने का मतलब कि जो मछली पकड़े जाने का या मारे जाने का केंद्र होता है वो विकसित होता है। क्योंकि जलधाराएं गर्म और ठंडी जब दोनों एक दूसरे से मिलती हैं तो वह मछलियों के लिए अनुकूल होता है, या शैवालों को, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, शैवालों के लिए अनुकूल होता है। इस वजह से मछलियां वहां पर विकसित होती है। तो मछलियों के सामान्यतः कई केंद्र हैं, लेकिन हमको 3 ज्यादा पूछे जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो हम तीनों को इस मैप के माध्यम से देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि जो जलधाराएं हैं वो 3 हम लोगों को पढ़ने हैं। किसके किसके? अटलांटिक महासागर के, प्रशांत महासागर के, हिंद महासागर। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अटलांटिक महासागरीय जलधाराओं के बारे में। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं शुरू करता हूं और ध्यान से आप लोग बस सीखें। और मैप सीखने के बाद, सुनने के बाद आप एक बार मैपिंग कर ले, भर लें। इसके बाद कभी जलधाराओं से प्रश्न गलत ही नहीं होंगे कि जलधाराओं से प्रश्न आपके गलत हो जाए। अब देखा जाए तो ये हम लोगों की जो लाइन है, ये लाइन विषुवत रेखा है, ये लाइन कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। इसको देखा जाए तो ये आर्कटिक वृत्त है जो 6.5 टन्स पे। कोई भी जलधारा चलना शुरू होगी तो जलधारा हमेशा विषुवत रेखा से ही चलना प्रारंभ होगी। अब आपको ध्यान देना, विषुवत रेखा से ऊपर जाते हैं उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा से नीचे आते हैं दक्षिणी गोलार्ध। जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें हम लोग देखें कि इस वाले लाइन को अगर देखा जाए तो इसे आप लोग बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय। अब कैसी जलधारा होगी? कोई भी विषुवत रेखा से चलेगी तो स्वाभाविक बात है कि यहां गर्मी ज्यादा पड़ती है तो गर्म होगी, गर्म जल धारा। कोई भी जलधारा जो यहां से चलेगी वो उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय गर्म जलधारा के नाम से जानी जाएगी। अब ये जलधारा किधर से किधर चलेगी? तो ये कॉन्सेप्ट है कि हमेशा पूरब से पश्चिम की तरफ जलधारा चलेगी। सेम दक्षिणी गोलार्धों में भी देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में भी पूरब से पश्चिम की तरफ ये जलधारा चलेगी। जिसे बस नाम में आपको चेंज करना है, दक्षिण। दक्षिण हो जाएगा, अटलांटिक हो जाएगा, विषुवत रेखीय गर्म जल धारा हो जाएगा। उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया। अब ये जलधारा जब आगे की तरफ चलेगी तो हम सबसे पहले उत्तरी को समझ लें। जो उत्तरी जलधारा है वो जब आगे की तरफ बढ़ेगी तो ये ब्राजील देश से टकरा जाएगी और टकराने के बाद ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी। जब ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी तो ये जो सागर होता है, इस सागर को कैरेबियन सागर के नाम से जाना जाता है। जितने भी देश होते हैं कैरेबियाई देश बोले जाते हैं, जैसे वेस्ट इंडीज द्वीप समूह आप लोग बोलते हैं, सब इसमें आ जाएंगे। मैपिंग करेंगे हम लोग तो समझ पाएंगे उसको। तो ये जब आगे की तरफ जलधाराएं चलती है तो कई द्वीप हैं, इन द्वीपों से ये बढ़ते हुए ये जो भाग हम देख रहे हैं ये कमचटका है, कमचटका प्रायद्वीप। ये पड़े क्या बोलेंगे भाई, यूकाटन चैनल, सॉरी, कमचटका प्रायद्वीप आपका यहां पर रहेगा। ये यूकाटन चैनल हो जाता है और यूकाटन चैनल से टकराने के बाद ये आगे की तरफ बढ़ेगी। यूकाटन की गर्म जलधारा भी बोल देते हैं इसको। यूकाटन चैनल से आगे की तरफ बढ़ेगी और एक जलधारा हम लोग देखें इधर की तरफ बढ़ेगी। तो ये जो जगह है ये फ्लोरिडा जगह होता और ये जलधारा फ्लोरिडा के नाम से जानी जाएगी। और ये जो यूकाटन होते हुए अंदर की तरफ चली गई है वो कहां चली गई है? मैक्सिको की खाड़ी में। और मैक्सिको की खाड़ी को क्या बोलते हैं? तो वहां के खाड़ी को गल्फ बोलते हैं।
और आपके जो खाड़ी है जिसे हम लोग बंगाल की खाड़ी कहते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे आप बे ऑफ बंगाल कहते हैं, मतलब वे कहते हैं। यहां के खाड़ी को गल्फ कहते हैं। जब ये गर्म जलधारा ये मैक्सिको की खाड़ी में या गल्फ में घुसती है तो वहां भाप का निर्माण कर लेती है, धुंध बना देती है, भाप का निर्माण कर देगी, धुंध बना देगी। इसी को इंग्लिश में भाप को हम लोग स्ट्रीम बोलते हैं, और स्ट्रीम बना लेती है बहुत ज्यादा मात्रा में। इसी को हम लोग गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस गल्फ में जाने के बाद, इस खाड़ी में जाने के बाद वो स्ट्रीम का निर्माण करती है, इसलिए इसे गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा कहेंगे। अभी जलधारा आगे की तरफ इसी में चल रही है, इसलिए कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा होगी। और फ्लोरिडा के पास फ्लोरिडा की गर्म जलधारा, फिर ये धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ेगी। अब आपको ध्यान देना है कि ये जलधारा जब आगे की तरफ बढ़ेगी, जो गल्फ स्ट्रीम थी इसका नाम गल्फ स्ट्रीम ही रहता है, गल्फ स्ट्रीम नाम से आगे की तरफ प्रवाहित होती है। जब आगे की तरफ प्रवाहित होगी, यहां पर पहुंचेगी, तो जो न्यू फाउंडलैंड द्वीप आपको दिखेगा यहां पर, उस न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास इसे रोक के ऊपर से एक जलधारा आप देख सकते हैं, ये सागर आपको मिलेगा, जिस सागर का नाम रहेगा लेब्राडोर सागर। और लेब्राडोर सागर से ऊपर से नीचे की तरफ एक जलधारा आएगी, जिस जलधारा का नाम रहेगा लेब्राडोर सागर से आने की वजह से लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, क्योंकि ऊपर से कोई जलधारा है तो ठंडी, नीचे से कोई जलधारा जाए तो गर्म। और यहां पर ये दोनों जलधाराएं आपस में टकरा जाएंगी। जब दोनों जलधाराएं आपस में टकरा जाएंगी, ऊपर से लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, नीचे से गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, स्वाभाविक बात है, अभी हम लोगों ने देखा कि जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो वहां पर मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित होता है। स्वाभाविक बात है कि यहां पर मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित होगा, और न्यू फाउंडलैंड के पास, और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित हो जाता है, जिसे हम लोग ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं, ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि ग्रैंड बैंक नामक मत्स्य उत्पादन केंद्र किस दो जलधाराओं के मिलने से बनता है? तो ठंडी जलधारा लेब्राडोर हो जाएगी, गर्म जलधारा कौन सी हो जाएगी? तो गर्म जलधारा है वो गल्फ स्ट्रीम हो जाएगी। गल्फ स्ट्रीम के टकराने से न्यू फाउंडलैंड के पास कौन सा मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित होता है? ग्रैंड बैंक, जो विश्व का कौन सा मत्स्य उत्पादन केंद्र है? दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र होता है। अब देखना है कि ऊपर से ठंडी जलधारा, नीचे से गर्म जलधारा जब आगे की तरफ प्रवाहित होगी, बह के जाएगी, तो जो गर्म जलधारा इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। और आगे की तरफ जब ये जलधारा बढ़ती है तो एक जलधारा सीधा ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। जो ऊपर की तरफ जलधारा बढ़ेगी वो नॉर्वे देश की तरफ चली जाएगी, और नॉर्वे की गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे, जब जलधारा पूछा जाता है तो हमको लगता है कि नॉर्वे तो बहुत ऊपर है, ठंडा है इसलिए ठंडी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्वे की जलधारा कैसी होगी? गर्म, क्योंकि अभी जलधारा ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो ये नॉर्वे की जलधारा गर्म होगी। नॉर्वे आप देखेंगे, स्वीडन देखेंगे, फिनलैंड देखेंगे, मैप में आप देख सकते हैं। लेकिन यही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यही जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है आगे की तरफ बढ़ रही है, तो एक नॉर्वे की तरफ जा रही है, तो नॉर्वे की गर्म जलधारा, और एक जो आइसलैंड द्वीप देख रहे हैं, इस आइसलैंड द्वीप को चारों तरफ से ऐसे घेर लेती है। जो जलधारा आइसलैंड को चारों तरफ से घेरती है उसका नाम पूछ लेगा कि जो जलधारा आइसलैंड को चारों तरफ से घिरती है उसकी प्रकृति क्या है? तो प्रकृति तो गर्म है, लेकिन उसका नाम पूछ ले क्या है? तो इसका नाम है इरमिंजर। इरमिंजर, कहीं कहीं इरमिंगर मिलेगा, परेशान ना होइएगा। इरमिंजर या इरमिंगर जो जलधारा है वो आइसलैंड को चारों तरफ से घेर लेती है, और एक जलधारा यहीं से नीचे की तरफ बैठना शुरू करती है। लेकिन अभी तक ये जलधारा गर्म रहती है, और इस जलधारा का जो नाम है वो आपसे पूछ ले तो ये रेनल है, रेनल जलधारा है। तो यहां आप थोड़ा सा, आप लोगों को परेशानी हो रही होगी, फिर से मैं शुरू करता हूं। उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखी गर्म जलधारा विषुवत रेखा से शुरू होगी। कोई भी विषुवत रेखी जलधारा पूछेगा तो स्वाभाविक बात है कि गर्म होगा, क्योंकि विषुवत रेखा से प्रारंभ हो रही है। आगे की तरफ जब पहुंचेगी तो ये कैरेबियन सागर होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में युकाटन चैनल से होते हुए आगे की तरफ जाएगी। तो मैक्सिको की खाड़ी में पहुंचने के बाद ये भाप का निर्माण करती है, इसलिए इसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। यही जलधारा जब आगे की तरफ आएगी तो फ्लोरिडा की जगह पे फ्लोरिडा की गर्म जलधारा, लेकिन आगे जो प्रवाहित होती है इसको हम लोग गल्फ स्ट्रीम ही जानेंगे। मैं लिख दे रहा हूं, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा होगी क्योंकि ऊपर जा रही है, और न्यू फाउंडलैंड के पास लेब्राडोर जलधारा से आके टकरा जाती है। टकराने के बाद
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित करता है, जिसका नाम है ग्रैंड बैंक। गर्म जलधाराओं का प्रभाव ज्यादा रहता है, ये आगे की तरफ बढ़ेगी। एक जलधारा सीधा ऊपर की तरफ चली जाती है, नॉर्वे की गर्म जलधारा। एक जो आइसलैंड से चारों तरफ घिर जाती है उसे इर्विंगर या इर्मिंजर की गर्म जलधारा कहते हैं। एक नीचे की तरफ उतरती है जिसे रेनल की गर्म जलधारा के नाम से जानते हैं। और ये उत्तरी सागर है, इसके नीचे आएंगे तो इंग्लिश चैनल आपको मिलेगा। तो जब उत्तरी सागर में ये जलधारा पहुंचती है तो ये जो बताया जाता है कि ऊपर जलधारा पहुंच गई है, नॉर्वे वाली और इर्मिंजर वाली, ये जलधाराएं ऊपर जब पहुंचेंगी तो वहां धीरे धीरे अपने उष्मा को खोती हैं, ठंडा होती हैं। जब ये जलधाराएं ठंडा होती है तो नीचे बैठने लगती हैं। जो गर्म जलधारा आती है वो ऊपर आती है। आप एक गिलास पानी लेके उसमें महसूस कर सकते हैं, जब हम गैस के बर्नल पे पानी को रखते हैं तो वहां देखते हैं कि पानी को अगर पिएंगे जब तो महसूस होता है कि ऊपर का पानी गर्म होता है, नीचे जब हम पहुंचने लगते हैं तो ठंडा। जो कि बर्नर पे पड़ा कौन सा है? नीचे का पानी। और गर्म कौन सा पानी है? ऊपर वाला। तो आप सीधा माइंड कर सकते हैं कि जो पानी गर्म होता है वो ऊपर उठ जाता है, जो ठंडा होता है वो नीचे की तरफ बैठने लगता है। इधर भी कुछ ऐसा होता है, नीचे की तरफ वो जल बैठता है और अंदर ही अंदर आगे की तरफ बढ़ता है और आगे उत्तरी सागर में प्रकट होता है। जब उत्तरी सागर में प्रकट होगा तो उसी जलधारा का नाम रख दिया जाता है कनारी की वजह से, कनारी की ठंडी जलधारा। इसका नाम पड़ जाता है कनारी की ठंडी जलधारा। और ये टकराती कहां पर है? रेनल और ये दोनों। तो जो रेनल है वो गर्म है, जो कनारी की जलधारा है वो ठंडी है। ये दोनों टकराते कहां? उत्तरी सागर में। टकराने की वजह से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित होता है और इसी तीसरे मत्स्य उत्पादन केंद्र को हम लोग डागर बैंक के नाम से जानते हैं। डागर बैंक के नाम से जानते हैं। तो जो डागर बैंक मत्स्य उत्पादन केंद्र है वो किन दो जलधाराओं के मिलने की वजह से विकसित हो रहा है? तो वो रेनल और कनारी की जलधारा के मिलने की वजह से उत्तरी सागर में विकसित होता है। ध्यान दें आप लोग, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न बना है, रेनल ना देके बल्कि गल्फ स्ट्रीम ही दे दिया। गल्फ स्ट्रीम और कनारी के मिलने से तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम का ही ये एक रूप है, बढ़ा हुआ, इसलिए गल्फ स्ट्रीम भी कुछ लोग मान लेते हैं कि गल्फ स्ट्रीम का ही रूप है। कनारी और गल्फ स्ट्रीम के मिलने की वजह से उत्तरी सागर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा डागर बैंक नामक मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित होता है। बस इतनी जलधाराएं आपको समझनी है। जलधाराओं से कुछ विशेषताएं पूछ लेता है, जैसे पूछ लेता है कि नॉर्वे के बंदरगाह या इधर वाले के बंदरगाह पूछ लेगा कि वर्ष भर खुले रहते हैं, क्यों? तो जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा चलती है उसी के कारण। पूछ लेता है कि जो यूरोप है, यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा को कहते हैं? तो जो यूरोप का गर्म कंबल है उसे किस नाम से जानते हैं? तो यूरोप के गर्म कंबल को हम लोग जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है उसी को कहेंगे। या उसमें से कोई एक विकल्प देगा, इर्विंजर दे देगा, नॉर्वे दे देगा या रेनल दे देगा, उससे यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। ये हम लोगों का रहा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधाराएं। बहुत आसान जलधाराएं, बस एक बार आप मैपिंग बढ़िया से कर लें। अब हम लोग दक्षिणी अटलांटिक विषुवतरेखीय गर्म जलधाराओं को देखते हैं। तो जब दक्षिणी अटलांटिक विषुवतरेखीय गर्म जलधारा को देखेंगे तो ये आगे की तरफ आती है, ब्राजील देश से टकरा जाती है और टकराने के बाद ये नीचे की तरफ उतरने लगेगी। ये जलधारा नीचे की तरफ उतरेगी तो स्वाभाविक बात है कि ये दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं तरफ मुड़ती है और ब्राजील देश से टकरा रही है, इसलिए इस जलधारा का नाम क्या रहेगा? ब्राजील का गर्म जलधारा रहेगा। आपसे पूछा जाता है कि ब्राजील की गर्म जलधारा किस महासागर में चलती है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है और नीचे की तरफ आएगी और फॉकलैंड द्वीप के पास फॉकलैंड के तरफ से आने वाली ठंडी जलधारा से मिल जाती है। और यहां पर मैप देखेंगे तो आपको अर्जेंटीना मिलेगा और अर्जेंटीना के तट पर मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित होता है, लेकिन कोई स्थान नहीं दिया जाता है कि कौन सा स्थान है, लेकिन मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित होगा। फिर ये देखा जाए कुछ दूर तक इस जलधारा का, गर्म जलधारा का प्रभाव रहेगा ब्राजील का, लेकिन धीरे धीरे ये उष्मा खो देगी और नीचे की तरफ उतरना शुरू करेगी। जब नीचे की तरफ उतरना शुरू करेगी तो इस जलधारा का नाम अफ्रीका देश में पड़ने की वजह से बेंगुएला की ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाएगा। बहुत आसान है ये तो बिल्कुल। ब्राजील आपको ध्यान देना, फॉकलैंड, बेंगुएला। तो ब्राजील की जो जलधारा वो कैसी है? गर्म है। लेकिन फॉकलैंड की जलधारा कैसी है? तो फॉकलैंड की जलधारा ठंडी होगी। बेंगुएला की जलधारा कैसी होगी? ठंडी होगी। तो इन चीजों को देखना है। जो बेंगुएला की जलधारा है वो ठंडी जलधारा होने की वजह से नामीबिया देश में नामीब मरुस्थल, या हम लोग देखें कालाहारी मरुस्थल जो देख रहे हैं अफ्रीका में, ये सब मरुस्थल कैसे होते हैं? शीत मरुस्थल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जलधाराएं चलने की वजह से इधर वाले के एरिया को ठंडी कर देती है, इसलिए शीत मरुस्थल होते हैं। इस प्रकार से हम देखें तो पूरा हम लोग अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को समझ लिए।
बहुत आसान है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो प्रशांत महासागर है उसकी जलधाराओं को। तो प्रशांत महासागर की जलधाराओं को देखने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये प्रशांत महासागर होगा और उधर प्रशांत महासागर होगा। पृथ्वी गोल है, हम एक ही मैप नहीं बना सकते और मैप फिर से बनाना बड़ा काम बढ़ जाएगा, इसी में हम लोग समझते हैं। तो ये सबसे पहले इधर से समझे कि अगर कोई भी महासागरीय जलधारा चलेगी तो चलना कहां से शुरू करेगी, तो हमेशा विषुवत रेखा से चलना शुरू करेगी। विषुवत रेखा से चलना शुरू करेगी तो ये ऐसे यहां से ऐसे प्रवाहित होगी और इस वाले को हम लोग सीधा कहेंगे कि ये उत्तरी है, उत्तरी हो जाएगी। ये अटलांटिक था तो ये प्रशांत महासागरीय विषुवत रेखीय गर्म जलधारा होगी, गर्म जलधारा होगी। नीचे की तरफ देखें तो दक्षिणी, ये उत्तरी है तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागरीय विषुवत रेखीय गर्म जलधारा होगी। उत्तरी हो गई और दक्षिणी, दोनों जलधाराओं को आप समझ लें। ये आगे की तरफ बढ़ेगी, लेकिन जब आगे की तरफ ये जलधारा बढ़ेगी तो अब हम लोगों को मैप उधर की तरफ आना पड़ेगा। मैप हम इधर की तरफ जब आए तो इधर की तरफ हम लोग देखेंगे कि ये जलधारा ये विषुवत रेखा से आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगी। तो एक जलधारा आगे की तरफ जो बढ़ेगी वो कई द्वीप, जैसे आप लोग देखेंगे कि कई द्वीप कौन कौन से आप देख सकते हैं कि इंडोनेशिया हो गई, सुमात्रा हो गया, कई द्वीप हैं। उन द्वीपों से होते हुए आगे की तरफ ये जलधारा जब चलती है तो उनसे टकराते हुए ऊपर की तरफ एक जलधारा उठने लगेगी। जो जलधारा ऊपर की तरफ उठेगी तो ताइवान के पास पहुंचने के बाद ताइवान से दो भागों में बंट जाती है, एक ताइवान के पश्चिम से, एक ताइवान के पूरब से जाने लगती है। जो ताइवान के पश्चिम से ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ेगी आगे की तरफ। तो जो प्रशांत महासागर के पश्चिम भाग से, वो जो जापान के पश्चिम भाग से प्रवाहित होकर जाती है, तो जापान के पश्चिम से जो जाएगी इसे हम लोग सुशिमा नाम देते हैं, सुशिमा नाम देते हैं। और ये सुशिमा की गर्म जलधारा के नाम से जानी जाएगी। किस नाम से? सुशिमा की गर्म जलधारा। और जो इधर से जाती है इसे हम लोग क्यूरोशियो, क्यूरोशियो की गर्म जलधारा, सुशिमा की गर्म जलधारा और क्यूरोशियो की गर्म जलधारा के नाम से जानेंगे। और ये ऊपर की तरफ प्रवाहित होते हुए जाएगी। अब यहां पर देखें हम लोग तो ये कमचटका प्रायद्वीप हो जाएगा, ये वाला भाग देखेंगे तो ओखोटस्क सागर हो जाएगा। और ये जो क्यूरोशियो जलधारा है, इसी क्यूरोशियो जलधारा को ही काली जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। यह जलधारा जब आगे की तरफ जाएगी तो जापान के उत्तरी तट पर, यहां पर जापान के उत्तरी तट पर ऊपर की तरफ से हम देखें तो एक सागर है, यहां पर मिलेगा आपको चुकची सागर, चुकची सागर मिलेगा। यहां पर देखेंगे आप तो बेरिंग सागर मिलेगा, बेरिंग सागर मिलेगा। तो चुकची सागर के तरफ से एक जलधारा ऊपर से नीचे की तरफ आती है। इस जलधारा को क्यूराइल के क्षेत्रों में क्यूराइल की ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाएगा ऊपर से। और ये एल्यूशियन वाला क्षेत्र है, एल्यूशियन की गर्म ठंडी जलधारा के नाम से यही जानी जाएगी आगे की तरफ आएगी तो। एल्यूशियन की ठंडी जलधारा, ये दोनों जो ऊपर से जलधाराएं आ रही हैं यहां पर टकरा जाएंगी। यहां पर टकराने की वजह से यहां पर विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित होता है, जो फर्स्ट रहता है। इसे नाम दिया जाता है जापान का उत्तरी तट, जापान का उत्तरी तट। जो जापान का उत्तरी तट है वहीं पर विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित होता है। लेकिन ध्यान देना है कि जापान विश्व में प्रथम स्थान पे नहीं है मत्स्य उत्पादन में, बल्कि चीन है जो सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन करता है। तो चीन देश है, यहां ध्यान देना है। तो जो जापान का उत्तरी तट है वहीं पर ये दोनों जलधाराएं टकराती हैं। कौन सी? क्यूरोशियो, क्योंकि अंदर जब इधर से जाएगी जापान के पश्चिम तट से तो सुषमा नाम है, पूरब तट से क्यूरोशियो है। और क्यूरोशियो और सुषमा जो जलधाराएं वो जापान के उत्तरी तट पर एक दूसरे से मिल जाती हैं। और मिलने के वजह से ऊपर से आने वाली क्यूराइल ठंडी जलधारा, एल्यूशियन क्षेत्रों में एल्यूशियन की ठंडी जलधारा आपस में मिल जाती है और मिलने के बाद विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित करती है, जिसे जापान का उत्तरी तट कहते हैं। और जब ये आगे की तरफ प्रवाहित होगी, आगे की तरफ बैठेगी, तो ये जलधारा गर्म ही रहेगी, नीचे की तरफ बैठेगी। जब नीचे की तरफ बैठेगी तो ये जो रीजन्स हम लोग देख रहे हैं, अब इधर से हम लोग थोड़ा सा इसे समझ लें कि ये जलधारा आगे की तरफ यहां से मिलने के बाद
ये आगे की तरफ बढ़ेगी तो ये अलास्का के रीजन्स में जाएगी और अलास्का की गर्म जलधारा के नाम से जानी जाएगी। फिर ये धीरे धीरे बैठेगी नीचे की तरफ और ठंडी होके आगे की तरफ जब आएगी तो इसी को कैलिफोर्निया के रीजन में कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। बहुत आसान है, थोड़ा सा एक बार फिर से माइंड करें हम लोग। यहां से देखें, उत्तरी प्रशांत विषुवतरेखीय गर्म जलधारा, नीचे दक्षिणी प्रशांत विषुवतरेखीय गर्म जलधारा। ये दोनों जलधाराएं जब आगे की तरफ चलती हैं तो मैप थोड़ा सा इधर कर दीजिएगा। यहां से जलधारा एक ऊपर की तरफ जाएगी तो ताइवान से टकराने के बाद दो भागों में बटेगी। एक जो इधर के तरफ से जाएगी जापान के पश्चिम तट से उसे सुशिमा, जो जापान के पूरब से जाएगी उसे क्यूरेशियो, इसी को काली के नाम से भी जाना जाता है। जब ऊपर की तरफ जाएगी तो ये दोनों जलधाराएं कहां पर मिलती हैं, तो ये दोनों जलधाराएं प्रशांत महासागर को जापान के उत्तरी तट में मिलेंगी, क्यूराइल या एलुशियन से। दोनों जब मिलेंगी तो यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र होगा। आगे की तरफ ये जलधारा बढ़ेगी तो अलास्का की गर्म जलधारा कहलाएगी, उससे नीचे जब उतरने लगेगी तो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। नीचे वाला तो बिल्कुल आसान है। एक जलधारा नीचे ऑस्ट्रेलिया को देखें हम लोग, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग से टकराती है, पूर्वी भाग से टकराती है और पूर्वी भाग से टकराने के बाद आगे की तरफ बढ़ेगी और आगे की तरफ जब बढ़ेगी तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा होगी वो कैसी होगी, गर्म होगी। और इधर से ये जलधारा ऐसे होके जाके पुनः यही मिल जाती है। इस वाले जलधारा को हम लोग देखें तो ये हम्बोल्ट या पेरू जलधारा के नाम से जानी जाती है। तो यहां तो बहुत आसान है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी है, गर्म है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसे हो जाएगी पूर्व, तो जो जलधारा टकराएगी तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म हो जाएगी। हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा कैसी हो जाएगी, ठंडी। तो जो दक्षिणी प्रशांत महासागर उसमें दो जलधाराएं आपको ध्यान में रखने हैं, एक पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की, एक हम्बोल्ट या पेरू की। अब थोड़ा हम लोग हिंद महासागरीय जलधाराओं को भी देख लें, कवर कर लें। हिंद महासागरीय जलधाराओं को देखें, सेम कंडीशन आपको फॉलो करने हैं। जो ये लाइन है ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखीय जलधारा जो आप लोग देख रहे हैं ये उत्तरी हिंद महासागरीय जो गर्म जलधारा है उसका प्रभाव शुरू होगा और यहां से दक्षिणी हिंद महासागरीय का जलधारा का प्रभाव शुरू होगा। तो जो उत्तरी होगी ये ऊपर की तरफ ऐसे चलेगी, सोमालिया देश में जाने की वजह से सोमालिया की गर्म जलधारा के नाम से जानी जाएगी और ये आगे की तरफ प्रवाहित होते हुए जाएगी। यही एक ऐसी जलधारा है सोमालिया जलधारा, ये कभी ठंडी नहीं होती। ठंडी क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये कभी भी ध्रुवों की तरफ नहीं जा पाती और इतने दूर में घूमती रहती है। यही जलधारा ही आगे चलकर मानसूनी जलधारा के रूप में या मानसूनी पवनों के रूप में भारतीय मानसूनों में पूछा जाता है कि परिणित होती है, चेंज होती है कौन सी जलधारा, तो सोमालिया जलधारा भारतीय मानसून में परिणित होती है। जब भारतीय मानसून हम लोग पढ़ेंगे तो वहां क्लियर करेंगे, पुनः यह जलधारा इसी में घूमती रहती है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि सोमालिया की जलधारा कैसी है, गर्म है। सोमालिया की जलधारा कहां चलती है, तो उत्तरी हिंद महासागरीय जलधाराओं में चलती है। अब वहीं देखा जाए कि जो दक्षिणी हिंद महासागरीय जलधारा है उनके बारे में, सोमालिया की जलधारा बस मात्र एक है, उसको आप लोग कवर रखेंगे। यही भारतीय मानसून में परिणित होती है। जब भारतीय मानसून हम लोग पढ़ेंगे तो वहां हम आप लोगों को जोड़ पाएंगे कि भारतीय मानसून क्या है, लौटता हुआ मानसून क्या है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, सब चीजों को मैं वहां आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। एक जलधारा जो आगे की तरफ आ रही वो नीचे की तरफ ऐसे आएगी। आने के बाद ये मेडागास्कर जो द्वीप है उससे टकराने के बाद दो भागों में बट जाती है। दो भागों में बटेगी। एक जलधारा का नाम जो मेडागास्कर के पूर्व में रहेगा उसे मेडागास्कर की गर्म जलधारा, जो मेडागास्कर के पश्चिम में रहेगा या यहां पर देखेंगे आप लोग तो मोजाम्बिक देश पड़ता है, जो मोजाम्बिक के तट पे प्रवाहित होती है उसे मोजाम्बिक की गर्म जलधारा, जो मेडागास्कर के पूर्व में चलती है उसे मेडागास्कर की गर्म जलधारा। ये रीजन देखेंगे अफ्रीका में तो ये आपको अगुल हास मिलेगा। क्या नाम मिलेगा, अगुल हास मिलेगा। जो अगुल हास है ये दोनों जलधाराएं अगुल हास के पास टकराने की वजह से अगुल हास की गर्म जलधारा होगी, ध्यान देना है ये गर्म है, गर्म जलधारा के नाम से जानी जाएगी। लेकिन पुनः आप देखेंगे कि ये प्रवाह धीरे धीरे नीचे की तरफ मुड़ेगा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से होते हुए फिर से यहीं पर मिल जाएगा। तो जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया होगी वो जलधारा कैसी होगी, ठंडी होगी। जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया होगी वो कैसी होगी, गर्म होगी। यहां आपको ध्यान देना है दक्षिणी जो हिंद महासागर की जलधारा है वो मेडागास्कर के नाम से और मोजाम्बिक के नाम से, दोनों अगुलहास पे टकराने के बाद अगुलहास की गर्म जलधारा के नाम से प्रवाहित होती है।
फिर आप ध्रुवीय प्रवाह के कारण ये नीचे की तरफ मुड़ेंगी और जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उससे टकराते हुए आगे की तरफ जाएगी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा होगी वो कैसी होगी, ठंडी होगी। तो मेरा मानना है कि आप लोग जलधारा समझ पाए होंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर हम कभी जलधारा जब पढ़ाएंगे तो उसमें ट्रिक और अन्य चीजों से भी हम आपको समझा पाएंगे। एक बार आप इसको मैपिंग करके बढ़िया से बेहतर ढंग से सीखिएगा। आज के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, ओके, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश श्रीराम चंद्रा इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों के सामने आज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम महासागरीय जलधाराएं हैं। और महासागरीय जलधाराओं से जब प्रश्न आते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं कि महासागरीय जलधाराओं से प्रश्न आ गया, अब कैसे इसको करेंगे। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को और इस टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने उतरा है कि कम से कम हम महासागरीय जलधाराओं का डर तो खत्म कर ही दें। अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग देखे थे, पीछे वाला जो था उसमें हम लोग देख पाए थे सौरमंडल। इसी टाइप के एक जटिल जो आप लोग के सामने आता है महासागरीय जलधाराएं, उसको देख लेंगे। फिर नेक्स्ट इसी तरह से हम आपको एक और लेक्चर देंगे जो आप लोगों को बहुत जटिलताओं में घिरा रहता है। उसमें देखें जो महासागरीय जलधाराएं हैं वो चलने के कारण क्या होते हैं, महासागरीय जलधाराएं होती क्या है। तो जो महासागर होते हैं, आप लोग जान रहे हैं 5 महासागर होते हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद जो होता है वो अटलांटिक होता है, फिर हिंद महासागर आता है, फिर अंटार्कटिका आता है, फिर आर्कटिक आता है। कितने महासागर, 5। और जो जलधाराएं पढ़नी होती हैं वो 3 महासागरों में पढ़नी होती है। कौन कौन से 3 महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। इन्हीं 3 महासागरों में जलधाराएं पढ़नी होती हैं। जल का मतलब सभी लोग समझ रहे हैं, जल क्या है, पानी है, H2O, जो सागरों महासागरों में भरे हुए हैं, जो पृथ्वी पर 70.8% पाया जाता है। तो ये जब सागरों महासागरों में होते हैं तो ऐसा हम लोगों को लगता है कि ये एक जगह स्थिर है, लेकिन ऐसा है नहीं कि एक जगह स्थिर हो, बल्कि ये चलते रहते हैं जल। और इसी को जो चलने की प्रक्रियाएं हैं उसे महासागरीय जलधारा कहते हैं। और ये जो जलधाराएं चलती है वो सामान्यतः बताए जाते हैं कि जो पृथ्वी पर ताप संतुलन है उसका कार्य करते हैं। वो भी पूछ लेगा कि पृथ्वी पर ताप संतुलन का कार्य करता है तो जो आंतरिक भाग है उसके ताप संतुलन का कार्य ज्वालामुखी करती है, हम लोग ज्वालामुखी में देखेंगे। और जो बाह्य भाग है, जो सागरों का जल है या तापमान है, उसको तापमान को बराबर रखने के लिए क्या चलेगा, महासागरीय जलधाराएं। जलधाराओं को चलने के सामान्यतः 4 कारण बताए जाते हैं महासागरीय जलधाराएं चलने के लिए। जो नंबर 1 कारण है वो बताया जाता है कि जो पृथ्वी है उसके घूर्णन गति के कारण ऐसा होता है। उसमें क्या होगा, पृथ्वी आप लोग जानते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ तेजी के साथ घूमती है ऐसे, तो जो जल होता है उसके विपरीत आने लगता है। इसीलिए जो भी जलधाराएं चलती हैं वो हमेशा विषुवत रेखा से जब प्रारंभ होती हैं तो पूरब से पश्चिम की तरफ आती हैं, क्योंकि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब जाती है। तो पहला कारण पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। फिर वो जलधाराएं आकर किसी भी महाद्वीप से टकराती हैं, स्थल खंड से। जब टकराती हैं जलधाराएं तो वो ढाल का अनुसरण करती हैं, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने मुड़ जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ जाती हैं। 2 कारण हुए। जो तीसरा कारण बताया जाता है वो पवन प्रवाह का बताया जाता है। जब आगे आप देखेंगे कि 30 अंश के बाद जो जलधाराएं, जो पवन प्रवाह चलते हैं, पछुआ पवन प्रवाह चलता है, वो जलधाराओं को आगे की तरफ ले जाता है। फिर आगे आप लोग देखें कि जो 23.5 अंश या कर्क रेखा और मकर रेखा के समीप देखें या उससे ऊपर तक के क्षेत्रों को अगर हम लोग देखें 30 अंश के लगभग, तो वहां पर सागरीय लवणता अधिक पाई जाती है। ये चीजें हम लोग जब पवन प्रवाह पढ़ेंगे तो वहां समझ पाएंगे। सागरीय लवणता अधिक पाई जाती है और जहां पर लवणता अधिक होती है वो लवणता भाग के आएगी कम की तरफ। तो 4 कारण बताए जाते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति, ढाल, इसके बाद जो पवन प्रवाह है वो सागरीय लवणता। इसके कारण ये जलधाराएं चलती हैं। इसका मुख्य काम है पृथ्वी के बाह्य भाग का ताप संतुलन करना। और आपको ध्यान देना है कि ये महासागरीय जलधाराएं हमेशा उत्पन्न कहां से होती हैं, तो उत्पन्न हमेशा विषुवत रेखा से होंगी, जो बीच वाली लाइन होंगी वहां से उत्पन्न होंगी, बीच वाले लाइन से। कोई भी जलधारा होगी बीच वाले लाइन से, मतलब विषुवत रेखा से प्रारंभ होगी, ये ध्यान देना है। महासागरीय जलधाराएं कितने सागरों में चलती हैं आपको ध्यान देना है, 3, अटलांटिक, प्रशांत और हिंद। तो कोई भी जलधारा विषुवत रेखा से प्रारंभ होगी। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यातप कहां पर प्राप्त होते हैं, तो सर्वाधिक सूर्यातप जो प्राप्त होते हैं वो इक्वेटर पे या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर या 0 अंश अक्षांश पे प्राप्त होता है।
स्वाभाविक बात है कि जब सूर्य तप अधिक होगा तो वहां पर तापमान अधिक होने के वजह से वहां के जो जल है, भूमियां हैं, अधिक गर्म होंगे। जब अधिक गर्म होंगे, पानी जब गर्म होता है कन्वेंशनल फ्लो बनाएगा या सम्मोहनीय धारा का एक प्रवाह बनाएगा, तो वो धारा आगे की तरफ प्रवाहित होगा। गर्म होने के बाद ऊपर उठ के आगे की तरफ जाएगा, ठंडे की तरफ, और ठंडा घूम के आएगा गर्म की तरफ। इस प्रकार से हम देखें तो एक सम्मोहनीय रूप में जलधाराओं का विकास होता है। फेरल के नियमानुसार कोरियालिस बल का प्रभाव देखा जाए तो कोई भी जलधारा जब प्रभावित होती है, चलती है, तो हमेशा विषुवत रेखा से प्रारंभ होगी, पूरब से चलना शुरू करेगी, पश्चिम की तरफ चलेगी, और जैसे ही स्थलखंड से टकराएगी दो भागों में बढ़ जाएगी। एक ऊपर चली जाएगी उत्तरी गोलार्ध में, नीचे चली जाएगी दक्षिणी गोलार्ध में। जो ऊपर जाएगी उसको अगर देखें तो वो अपने दाहिने मुड़ जाती है, जो नीचे आएगी वो अपने बाएं मुड़ जाती है। यही जलधाराएं होती हैं। और कोई भी जलधारा जब ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाने लगेगी, तो जब तक उसके पास तापमान रहेगा या गर्म रहेगी या एनर्जी रहेगा, तब तक वो ऊपर की तरफ चलेगी। और ऊपर की तरफ जाने के बाद धीरे धीरे वो अपना उष्मा खो चुकी होगी और ठंडी होने लगेगी। जब पुनः वो ठंडी हो जाती है तो नीचे की तरफ उतरना शुरू कर देती है। यही फ्लो जो हम लोग देख रहे हैं, यही महासागरीय जलधाराओं का फ्लो होता है। जो कोई भी जलधारा ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, ये कॉन्सेप्ट है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, वो जलधारा हमेशा ठंडी होगी। जो जलधारा नीचे से ऊपर की तरफ उठेगी वो जलधारा क्या होगी? गर्म होगी। ऊपर से नीचे ठंडी, नीचे से ऊपर जाए जलधारा तो गर्म। फिर आपको ध्यान देना है कि जो जलधारा जहां पर जाएगी उस स्थान के वजह से उस जलधारा का ऐसा नाम दे दिया जाता है। जैसे ब्राजील देश से टकराएगी, ब्राजील की जलधारा हो जाए। ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट से टकराएगी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। पश्चिम से टकराए तो पश्चिम, सोमालिया से टकराए सोमालिया। जहां पर टकराती है उस नाम से उस जलधारा को जानते हैं। फिर आपको ध्यान देना है कि जहां पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहां पर मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित होते हैं। मत्स्य उत्पादन केंद्र कहने का मतलब कि जो मछली पकड़े जाने का या मारे जाने का केंद्र होता है वो विकसित होता है। क्योंकि जलधाराएं गर्म और ठंडी जब दोनों एक दूसरे से मिलती हैं तो वह मछलियों के लिए अनुकूल होता है, या शैवालों को, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, शैवालों के लिए अनुकूल होता है। इस वजह से मछलियां वहां पर विकसित होती है। तो मछलियों के सामान्यतः कई केंद्र हैं, लेकिन हमको 3 ज्यादा पूछे जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो हम तीनों को इस मैप के माध्यम से देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि जो जलधाराएं हैं वो 3 हम लोगों को पढ़ने हैं। किसके किसके? अटलांटिक महासागर के, प्रशांत महासागर के, हिंद महासागर। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अटलांटिक महासागरीय जलधाराओं के बारे में। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं शुरू करता हूं और ध्यान से आप लोग बस सीखें, और मैप सीखने के बाद, सुनने के बाद आप एक बार मैपिंग कर ले, भर लें। इसके बाद कभी जलधाराओं से प्रश्न गलत ही नहीं होंगे कि जलधाराओं से प्रश्न आपके गलत हो जाए। अब देखा जाए तो ये हम लोगों की जो लाइन है, ये लाइन विषुवत रेखा है, ये लाइन कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। इसको देखा जाए तो ये आर्कटिक वृत्त है जो 6.5 टन पे। कोई भी जलधारा चलना शुरू होगी तो जलधारा हमेशा विषुवत रेखा से ही चलना प्रारंभ होगी। अब आपको ध्यान देना, विषुवत रेखा से ऊपर जाते हैं उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा से नीचे आते हैं दक्षिणी गोलार्ध। जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें हम लोग देखें कि इस वाले लाइन को अगर देखा जाए तो इसे आप लोग बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय। अब कैसी जलधारा होगी? कोई भी विषुवत रेखा से चलेगी तो स्वाभाविक बात है कि यहां गर्मी ज्यादा पड़ती है तो गर्म होगी, गर्म जल धारा। कोई भी जलधारा जो यहां से चलेगी वो उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय गर्म जलधारा के नाम से जानी जाएगी। अब ये जलधारा किधर से किधर चलेगी? तो ये कॉन्सेप्ट है कि हमेशा पूरब से पश्चिम की तरफ जलधारा चलेगी। सेम दक्षिणी गोलार्धों में भी देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में भी पूरब से पश्चिम की तरफ ये जलधारा चलेगी। जैसे बस नाम में आपको चेंज करना है, दक्षिण, दक्षिण हो जाएगा, अटलांटिक हो जाएगा, विषुवत रेखीय गर्म जल धारा हो जाएगा। उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया। अब ये जलधारा जब आगे की तरफ चलेगी तो हम सबसे पहले उत्तरी को समझ लें। जो उत्तरी जलधारा है वो जब आगे की तरफ बढ़ेगी तो ये ब्राजील देश से टकरा जाएगी और
टकराने के बाद ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी। जब ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी तो ये जो सागर होता है, इस सागर को कैरेबियन सागर के नाम से जाना जाता है। जितने भी देश होते हैं कैरेबियाई देश बोले जाते हैं, जैसे वेस्ट इंडीज द्वीप समूह आप लोग बोलते हैं, सब इसमें आ जाएंगे। मैपिंग करेंगे हम लोग तो समझ पाएंगे उसको। तो ये जब आगे की तरफ जलधाराएं चलती है तो कई द्वीप हैं, इन द्वीपों से ये बढ़ते हुए ये जो भाग हम देख रहे हैं ये कमचटका है, कमचटका प्रायद्वीप, ये पड़े क्या बोलेंगे भाई, यूकाटन चैनल, सॉरी, कमचटका प्रायद्वीप आपका यहां पर रहेगा, ये यूकाटन चैनल हो जाता है और यूकाटन चैनल से टकराने के बाद ये आगे की तरफ बढ़ेगी। यूकाटन की गर्म जलधारा भी बोल देते हैं इसको। यूकाटन चैनल से आगे की तरफ बढ़ेगी और एक जलधारा हम लोग देखें इधर की तरफ बढ़ेगी। तो ये जो जगह है ये फ्लोरिडा जगह होता और ये जलधारा फ्लोरिडा के नाम से जानी जाएगी। और ये जो यूकाटन होते हुए अंदर की तरफ चली गई है वो कहां चली गई है, मैक्सिको की खाड़ी में। और मैक्सिको की खाड़ी को क्या बोलते हैं, तो वहां के खाड़ी को गल्फ बोलते हैं। और आपके जो खाड़ी है जिसे हम लोग बंगाल की खाड़ी कहते हैं उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे आप बे ऑफ बंगाल कहते हैं, मतलब वे कहते हैं। यहां के खाड़ी को गल्फ कहते हैं। जब ये गर्म जलधारा ये मैक्सिको की खाड़ी में या गल्फ में घुसती है तो वहां भाप का निर्माण कर लेती है, धुंध बना देती है, भाप का निर्माण कर देगी, धुंध बना देगी। इसी को इंग्लिश में भाप को हम लोग स्ट्रीम बोलते हैं और स्ट्रीम बना लेती है बहुत ज्यादा मात्रा में। इसी को हम लोग गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस गल्फ में जाने के बाद, इस खाड़ी में जाने के बाद वो स्ट्रीम का निर्माण करती है, इसलिए इसे गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा कहेंगे। अभी जलधारा आगे की तरफ इसी में चल रही है, इसलिए कैसी जलधारा होगी, गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा होगी। और फ्लोरिडा के पास फ्लोरिडा की गर्म जलधारा, फिर ये धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ेगी। अब आपको ध्यान देना है कि ये जलधारा जब आगे की तरफ बढ़ेगी, जो गल्फ स्ट्रीम थी इसका नाम गल्फ स्ट्रीम ही रहता है, गल्फ स्ट्रीम नाम से आगे की तरफ प्रवाहित होती है। जब आगे की तरफ प्रवाहित होगी, यहां पर पहुंचेगी तो जो न्यू फाउंडलैंड द्वीप आपको दिखेगा यहां पर, उस न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास इसे रोक के ऊपर से एक जलधारा आप देख सकते हैं, ये सागर आपको मिलेगा जिस सागर का नाम रहेगा लेब्राडोर सागर। और लेब्राडोर सागर से ऊपर से नीचे की तरफ एक जलधारा आएगी जिस जलधारा का नाम रहेगा, लेब्राडोर सागर से आने की वजह से लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, क्योंकि ऊपर से कोई जलधारा है तो ठंडी, नीचे से कोई जलधारा जाए तो गर्म। और यहां पर ये दोनों जलधाराएं आपस में टकरा जाएंगी। जब दोनों जलधाराएं आपस में टकरा जाएंगी, ऊपर से लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, नीचे से गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, स्वाभाविक बात है अभी हम लोगों ने देखा कि जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो वहां पर मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित होता है। स्वाभाविक बात है कि यहां पर मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित होगा और न्यू फाउंडलैंड के पास, और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित हो जाता है, जिसे हम लोग ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं, ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि ग्रैंड बैंक नामक मत्स्य उत्पादन केंद्र किस दो जलधाराओं के मिलने से बनता है, तो ठंडी जलधारा लेब्राडोर हो जाएगी, गर्म जलधारा कौन सी हो जाएगी, तो गर्म जलधारा है वो गल्फ स्ट्रीम हो जाएगी। गल्फ स्ट्रीम के टकराने से न्यू फाउंडलैंड के पास कौन सा मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित होता है, ग्रैंड बैंक, जो विश्व का कौन सा मत्स्य उत्पादन केंद्र है, दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र होता है। अब देखना है कि ऊपर से ठंडी जलधारा, नीचे से गर्म जलधारा जब आगे की तरफ प्रवाहित होगी, बह के जाएगी, तो जो गर्म जलधारा इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा, इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। और आगे की तरफ जब ये जलधारा बढ़ती है तो एक जलधारा सीधा ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। जो ऊपर की तरफ जलधारा बढ़ेगी वो नॉर्वे देश की तरफ चली जाएगी और नॉर्वे की गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे, जब जलधारा पूछा जाता है तो हमको लगता है कि नॉर्वे तो बहुत ऊपर है, ठंडा है इसलिए ठंडी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्वे की जलधारा कैसी होगी, गर्म, क्योंकि अभी जलधारा ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो ये नॉर्वे की जलधारा गर्म होगी। नॉर्वे आप देखेंगे, स्वीडन देखेंगे, फिनलैंड देखेंगे, मैप में आप देख सकते हैं। लेकिन यही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यही जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है आगे की तरफ बढ़ रही है, तो एक नॉर्वे की तरफ जा रही है तो नॉर्वे की गर्म जलधारा, और एक जो आइसलैंड द्वीप देख रहे हैं, इस आइसलैंड द्वीप को चारों तरफ से ऐसे घेर लेती है। जो जलधारा आइसलैंड को चारों तरफ से घेरती है उसका नाम पूछ लेगा कि जो जलधारा आइसलैंड को चारों तरफ से घिरती है उसकी प्रकृति क्या है, तो प्रकृति तो गर्म है, लेकिन उसका नाम पूछ ले क्या है, तो इसका नाम है इरमिंजर। इरमिंजर
कहीं कहीं इरमिंगर मिलेगा, परेशान ना होइएगा। इरमिंजर या इरमिंगर जो जलधारा है वो आइसलैंड को चारों तरफ से घेर लेती है और एक जलधारा यहीं से नीचे की तरफ बैठना शुरू करती है। लेकिन अभी तक ये जलधारा गर्म रहती है और इस जलधारा का जो नाम है वो आपसे पूछ ले तो ये रेनल है, रेनल जलधारा है। तो यहां आप थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी हो रही होगी, फिर से मैं शुरू करता हूं। उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखी गर्म जलधारा विषुवत रेखा से शुरू होगी। कोई भी विषुवत रेखी जलधारा पूछेगा तो स्वाभाविक बात है कि गर्म होगा, क्योंकि विषुवत रेखा से प्रारंभ हो रही है। आगे की तरफ जब पहुंचेगी तो ये कैरेबियन सागर होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में यूकाटन चैनल से होते हुए आगे की तरफ जाएगी। तो मैक्सिको की खाड़ी में पहुंचने के बाद ये भाप का निर्माण करती है, इसलिए इसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। यही जलधारा जब आगे की तरफ आएगी तो फ्लोरिडा के जगह पे फ्लोरिडा की गर्म जलधारा, लेकिन आगे जो प्रवाहित होती है इसको हम लोग गल्फ स्ट्रीम ही जानेंगे। मैं लिख दे रहा हूं गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा होगी क्योंकि ऊपर जा रही है और न्यू फाउंडलैंड के पास लेब्राडोर जलधारा से आके टकरा जाती है। टकराने के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित करता है जिसका नाम है ग्रैंड बैंक। गर्म जलधाराओं का प्रभाव ज्यादा रहता है, ये आगे की तरफ बढ़ेगी। एक जलधारा सीधा ऊपर की तरफ चली जाती है, नॉर्वे की गर्म जलधारा। एक जो आइसलैंड से चारों तरफ घिर जाती है उसे इरमिंगर या इरमिंजर की गर्म जलधारा कहते हैं। एक नीचे की तरफ उतरती है जिसे रेनल की गर्म जलधारा के नाम से जानते हैं। और ये उत्तरी सागर है, इसके नीचे आएंगे तो इंग्लिश चैनल आपको मिलेगा। तो जब उत्तरी सागर में ये जलधारा पहुंचती है तो ये जो बताया जाता है कि ऊपर जलधारा पहुंच गई है, नॉर्वे वाली और इरमिंजर वाली, ये जलधाराएं ऊपर जब पहुंचेंगे तो वहां धीरे धीरे अपने उष्मा को खोती हैं, ठंडा होती हैं। जब ये जलधाराएं ठंडा होती है तो नीचे बैठने लगती हैं। जो गर्म जलधारा आती है वो ऊपर आती है। आप एक गिलास पानी लेके उसमें महसूस कर सकते हैं, जब हम गैस के बर्नल पे पानी को रखते हैं तो वहां देखते हैं कि पानी को अगर पिएंगे जब तो महसूस होता है कि ऊपर का पानी गर्म होता है, नीचे जब हम पहुंचने लगते हैं तो ठंडा। जो कि बर्नर पे पड़ा कौन सा है? नीचे का पानी। और गर्म कौन सा पानी है? ऊपर वाला। तो आप सीधा माइंड कर सकते हैं कि जो पानी गर्म होता है वो ऊपर उठ जाता है, जो ठंडा होता है वो नीचे की तरफ बैठने लगता है। इधर भी कुछ ऐसा होता है, नीचे की तरफ वो जल बैठता है और अंदर ही अंदर आगे की तरफ बढ़ता है और आग के उत्तरी सागर में प्रकट होता है। जब उत्तरी सागर में प्रकट होगा तो उसी जलधारा का नाम रख दिया जाता है कनारी के वजह से, कनारी की ठंडी जलधारा। इसका नाम पड़ जाता है कनारी की ठंडी जलधारा। और ये टकराती कहां पर है? रेनल और ये दोनों। तो जो रेनल है वो गर्म है, जो कनारी की जलधारा है वो ठंडी है। ये दोनों टकराते कहां? उत्तरी सागर में। टकराने के वजह से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित होता है और इसी तीसरे मत्स्य उत्पादन केंद्र को हम लोग डागर बैंक के नाम से जानते हैं। डागर बैंक के नाम से जानते हैं। तो जो डागर बैंक मत्स्य उत्पादन केंद्र है वो किन दो जलधाराओं के मिलने की वजह से विकसित हो रहा है? तो वो रेनल और कनारी की जलधारा के मिलने की वजह से उत्तरी सागर में विकसित होता है। ध्यान दें आप लोग, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न बना है, रेनल ना देके बल्कि गल्फ स्ट्रीम ही दे दिया। गल्फ स्ट्रीम और कनारी के मिलने से तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम का ही ये एक रूप है बढ़ा हुआ, इसलिए गल्फ स्ट्रीम भी कुछ लोग मान लेते हैं कि गल्फ स्ट्रीम का ही रूप है। कनारी और गल्फ स्ट्रीम के मिलने की वजह से उत्तरी सागर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा डागर बैंक नामक मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित होता है। बस इतनी जलधाराएं आपको समझनी है। जलधाराओं से कुछ विशेषताएं पूछ लेता है, जैसे पूछ लेता है कि नॉर्वे के बंदरगाह या इधर वाले के बंदरगाह पूछ लेगा कि वर्ष भर खुले रहते हैं, क्यों? तो जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा चलती है उसी के कारण। पूछ लेता है कि जो यूरोप है, यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा को कहते हैं? तो जो यूरोप का गर्म कंबल है उसे किस नाम से जानते हैं? तो यूरोप के गर्म कंबल को हम लोग जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है उसी को कहेंगे। या उसमें से कोई एक विकल्प देगा, इरविंजर दे देगा, नॉर्वे दे देगा या रेनल दे देगा, उसे यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। ये हम लोगों का रहा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधाराएं। बहुत आसान जलधाराएं, बस एक बार आप मैपिंग बढ़िया से कर लें। अब हम लोग दक्षिणी अटलांटिक विषुवतरेखीय गर्म जलधाराओं को देखते हैं। तो जब दक्षिणी अटलांटिक विषुवतरेखीय गर्म जलधारा को देखेंगे तो ये आगे की तरफ आती है, ब्राजील देश से टकरा जाती है और टकराने के बाद ये नीचे की तरफ उतरने लगेगी। ये जलधारा नीचे की तरफ उतरेगी तो स्वाभाविक बात है कि ये दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं तरफ मुड़ती है और ब्राजील देश से टकरा रही है, इसलिए इस जलधारा का नाम क्या रहेगा? ब्राजील का गर्म जलधारा रहेगा। आपसे पूछा जाता है कि ब्राजील की गर्म जलधारा किस महासागर में चलती है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है।
और नीचे की तरफ आएगी और फॉकलैंड द्वीप के पास फॉकलैंड की तरफ से आने वाली ठंडी जलधारा से मिल जाती है। और यहां पर मैप देखेंगे तो आपको अर्जेंटीना मिलेगा और अर्जेंटीना के तट पर मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित होता है, लेकिन कोई स्थान नहीं दिया जाता है कि कौन सा स्थान है, लेकिन मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित होगा। फिर ये देखा जाए कुछ दूर तक इस जलधारा का, गर्म जलधारा का प्रभाव रहेगा ब्राजील का, लेकिन धीरे धीरे ये उष्मा खो देगी और नीचे की तरफ उतरना शुरू करेगी। जब नीचे की तरफ उतरना शुरू करेगी तो इस जलधारा का नाम अफ्रीका देश में पड़ने की वजह से बेंगुएला की ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाएगा। बहुत आसान है ये तो बिल्कुल। ब्राजील आपको ध्यान देना, फॉकलैंड, बेंगुएला। तो ब्राजील की जो जलधारा वो कैसी है, गर्म है, लेकिन फॉकलैंड की जलधारा कैसी है, तो फॉकलैंड की जलधारा ठंडी होगी। बेंगुएला की जलधारा कैसी होगी, ठंडी होगी। तो इन चीजों को देखना है। जो बेंगुएला की जलधारा है वो ठंडी जलधारा होने की वजह से नामीबिया देश में नामीब मरुस्थल, या हम लोग देखें कालाहारी मरुस्थल जो देख रहे हैं अफ्रीका में, ये सब मरुस्थल कैसे होते हैं, शीत मरुस्थल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जलधाराएं चलने की वजह से इधर वाले के एरिया को ठंडी कर देती है, इसलिए शीत मरुस्थल होते हैं। इस प्रकार से हम देखें तो पूरा हम लोग अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को समझ लिए। बहुत आसान है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो प्रशांत महासागर है उसकी जलधाराओं को। तो प्रशांत महासागर की जलधाराओं को देखने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये प्रशांत महासागर होगा और उधर प्रशांत महासागर होगा। पृथ्वी गोल है, हम एक ही मैप नहीं बना सकते और मैप फिर से बनाना बड़ा काम बढ़ जाएगा, इसी में हम लोग समझते हैं। तो ये सबसे पहले इधर से समझे कि अगर कोई भी महासागरीय जलधारा चलेगी तो चलना कहां से शुरू करेगी, तो हमेशा विषुवत रेखा से चलना शुरू करेगी। विषुवत रेखा से चलना शुरू करेगी तो ये ऐसे यहां से ऐसे प्रवाहित होगी और इस वाले को हम लोग सीधा कहेंगे कि ये उत्तरी है, उत्तरी हो जाएगी। ये अटलांटिक था तो ये प्रशांत महासागरीय विषुवत रेखीय गर्म जलधारा होगी, गर्म जलधारा होगी। नीचे की तरफ देखें तो दक्षिणी, ये उत्तरी है तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागरीय विषुवत रेखीय गर्म जलधारा होगी। उत्तरी हो गई और दक्षिणी, दोनों जलधाराओं को आप समझ लें। ये आगे की तरफ बढ़ेगी, लेकिन जब आगे की तरफ ये जलधारा बढ़ेगी तो अब हम लोगों को मैप उधर की तरफ आना पड़ेगा। मैप हम इधर की तरफ जब आए तो इधर की तरफ हम लोग देखेंगे कि ये जलधारा ये विषुवत रेखा से आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगी। तो एक जलधारा आगे की तरफ जो बढ़ेगी वो कई द्वीप, जैसे आप लोग देखेंगे कि कई द्वीप कौन कौन से आप देख सकते हैं कि इंडोनेशिया हो गई, सुमात्रा हो गया, कई द्वीप हैं। उन द्वीपों से होते हुए आगे की तरफ ये जलधारा जब चलती है तो उनसे टकराते हुए ऊपर की तरफ एक जलधारा उठने लगेगी। जो जलधारा ऊपर की तरफ उठेगी तो ताइवान के पास पहुंचने के बाद ताइवान से दो भागों में बढ़ जाती है, एक ताइवान के पश्चिम से, एक ताइवान के पूरब से जाने लगती है। जो ताइवान के पश्चिम से ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ेगी आगे की तरफ। तो जो प्रशांत महासागर के पश्चिम भाग से, वो जो जापान के पश्चिम भाग से प्रवाहित होकर जाती है, तो जापान के पश्चिम से जो जाएगी इसे हम लोग सुशिमा नाम देते हैं, सुशिमा नाम देते हैं। और ये सुशिमा की गर्म जलधारा के नाम से जानी जाएगी। किस नाम से? सुशिमा की गर्म जलधारा। और जो इधर से जाती है इसे हम लोग क्यूरेशियो की गर्म जलधारा, सुशिमा की गर्म जलधारा और क्यूरेशियो की गर्म जलधारा के नाम से जानेंगे। और ये ऊपर की तरफ प्रवाहित होते हुए जाएगी। अब यहां पर देखें हम लोग तो ये कमचटका प्रायद्वीप हो जाएगा, ये वाला भाग देखेंगे तो ओखोटस्क सागर हो जाएगा। और ये जो क्यूरेशियो जलधारा है, इसी क्यूरेशियो जलधारा को ही काली जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। यह जलधारा जब आगे की तरफ जाएगी तो जापान के उत्तरी तट पर, यहां पर जापान के उत्तरी तट पर ऊपर की तरफ से हम देखें तो एक सागर है, यहां पर मिलेगा आपको चुकची सागर, चुकची सागर मिलेगा। यहां पर देखेंगे आप तो बेरिंग सागर मिलेगा, बेरिंग सागर मिलेगा। तो चुकची सागर के तरफ से एक जलधारा ऊपर से नीचे की तरफ आती है। इस जलधारा को क्यूराइल के क्षेत्रों में क्यूराइल की ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाएगा ऊपर से। और ये एल्यूशियन वाला क्षेत्र है, एल्यूशियन की गर्म ठंडी जलधारा के नाम से यही जानी जाएगी आगे की तरफ आएगी तो। एल्यूशियन की ठंडी जलधारा, ये दोनों जो ऊपर से जलधाराएं आ रही हैं यहां पर टकरा जाएंगे।
यहां पर टकराने की वजह से यहां पर विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित होता है, जो फर्स्ट रहता है। इसे नाम दिया जाता है जापान का उत्तरी तट। जापान का उत्तरी तट, जो जापान का उत्तरी तट है, वहीं पर विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित होता है। लेकिन ध्यान देना है कि जापान विश्व में प्रथम स्थान पे नहीं है मत्स्य उत्पादन में, बल्कि चीन है जो सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन करता है। तो चीन देश है, यहां ध्यान देना है। तो जो जापान का उत्तरी तट है, वहीं पर ये दोनों जलधाराएं टकराती हैं। कौन सी? क्यूरेशियो, क्योंकि अंदर जब इधर से जाएगी जापान के पश्चिम तट से तो सुषमा नाम है, पूरब तट से क्यूरेशियो है, और क्यूरेशियो और सुषमा जो जलधाराएं वो जापान के उत्तरी तट पर एक दूसरे से मिल जाती हैं, और मिलने के वजह से ऊपर से आने वाली क्यूराइल ठंडी जलधारा, एल्यूशियन क्षेत्रों में एल्यूशियन की ठंडी जलधारा आपस में मिल जाती है, और मिलने के बाद विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित करती है, जिसे जापान का उत्तरी तट कहते हैं। और जब ये आगे की तरफ प्रवाहित होगी, आगे की तरफ बैठेगी, तो ये जलधारा गर्म ही रहेगी, नीचे की तरफ बैठेगी। जब नीचे की तरफ बैठेगी तो ये जो रीजन्स हम लोग देख रहे हैं, अब इधर से हम लोग थोड़ा सा इसे समझ लें कि ये जलधारा आगे की तरफ यहां से मिलने के बाद ये आगे की तरफ बढ़ेगी, तो ये अलास्का के रीजन्स में जाएगी, और अलास्का की गर्म जलधारा के नाम से जानी जाएगी। फिर ये धीरे धीरे बैठेगी नीचे की तरफ, और ठंडी होके आगे की तरफ जब आएगी, तो इसी को कैलिफोर्निया के रीजन में कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के नाम से जाना जाता है। बहुत आसान है, थोड़ा सा एक बार फिर से माइंड करें हम लोग। यहां से देखें, उत्तरी प्रशांत विषुवत-रेखीय गर्म जलधारा, नीचे दक्षिणी प्रशांत विषुवत-रेखीय गर्म जलधारा। ये दोनों जलधाराएं जब आगे की तरफ चलती हैं, तो मैप थोड़ा सा इधर कर दीजिएगा। यहां से जलधारा एक ऊपर की तरफ जाएगी, तो ताइवान से टकराने के बाद दो भागों में बटेगी। एक जो इधर के तरफ से जाएगी जापान के पश्चिम तट से, उसे सुषमा, जो जापान के पूरब से जाएगी उसे क्यूरेशियो, इसी को काली के नाम से भी जाना जाता है। जब ऊपर की तरफ जाएगी तो ये दोनों जलधाराएं कहां पर मिलती हैं? तो ये दोनों जलधाराएं प्रशांत महासागर को जापान के उत्तरी तट में मिलेंगी, क्यूराइल या एल्यूशियन से। दोनों जब मिलेंगी तो यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र होगा। आगे की तरफ ये जलधारा बढ़ेगी तो अलास्का की गर्म जलधारा कहलाएगी, उससे नीचे जब उतरने लगेगी तो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। नीचे वाला तो बिल्कुल आसान है। एक जलधारा नीचे ऑस्ट्रेलिया को देखें हम लोग, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग से टकराती है, पूर्वी भाग से टकराती है, और पूर्वी भाग से टकराने के बाद आगे की तरफ बढ़ेगी, और आगे की तरफ जब बढ़ेगी तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा होगी वो कैसी होगी? गर्म होगी। और इधर से ये जलधारा ऐसे होके जाके पुनः यहीं मिल जाती है। इस वाले जलधारा को हम लोग देखें तो ये हम्बोल्ट या पेरू जलधारा के नाम से जानी जाती है। तो यहां तो बहुत आसान है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी है? गर्म है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसे हो जाएगी पूर्व, तो जो जलधारा टकराएगी तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म हो जाएगी। हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा कैसी हो जाएगी? ठंडी। तो जो दक्षिणी प्रशांत महासागर, उसमें दो जलधाराएं आपको ध्यान में रखने हैं, एक पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की, एक हम्बोल्ट या पेरू की। अब थोड़ा हम लोग हिंद महासागरीय जलधाराओं को भी देख लें, कवर कर लें। हिंद महासागरीय जलधाराओं को देखें, सेम कंडीशन आपको फॉलो करने हैं। जो ये लाइन है ये विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखीय जलधारा जो आप लोग देख रहे हैं ये उत्तरी हिंद महासागरीय जो गर्म जलधारा है उसका प्रभाव शुरू होगा, और यहां से दक्षिणी हिंद महासागरीय का जलधारा का प्रभाव शुरू होगा। तो जो उत्तरी होगी ये ऊपर की तरफ ऐसे चलेगी, सोमालिया देश में जाने की वजह से सोमालिया की गर्म जलधारा के नाम से जानी जाएगी, और ये आगे की तरफ प्रवाहित होते हुए जाएगी। यही एक ऐसी जलधारा है सोमालिया जलधारा, ये कभी ठंडी नहीं होती। ठंडी क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये कभी भी ध्रुवों की तरफ नहीं जा पाती और इतने दूर में घूमती रहती है। यही जलधारा ही आगे चलकर मानसूनी जलधारा के रूप में या मानसूनी पवनों के रूप में भारतीय मानसूनों में पूछा जाता है कि परिणित होती है, चेंज होती है कौन सी जलधारा? तो सोमालिया जलधारा भारतीय मानसून में परिणित होती है। जब भारतीय मानसून हम लोग पढ़ेंगे तो वहां क्लियर करेंगे, पुनः यह जलधारा इसी में घूमती रहती है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि सोमालिया की जलधारा कैसी है? गर्म है। सोमालिया की जलधारा कहां चलती है? तो उत्तरी हिंद महासागरीय जलधाराओं में चलती है। अब वहीं देखा जाए कि जो दक्षिणी हिंद महासागरीय जलधारा है उनके बारे में, सोमालिया की जलधारा बस मात्र एक है, उसको आप लोग कवर रखेंगे। यही भारतीय मानसून में परिणित होती है। जब भारतीय मानसून हम लोग पढ़ेंगे तो वहां हम आप लोगों को जोड़ पाएंगे कि भारतीय मानसून क्या है, लौटता हुआ मानसून क्या है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, सब चीजों को मैं वहां आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। एक जलधारा जो आगे की तरफ आ रही वो नीचे की तरफ ऐसे आएगी। आने के बाद ये मेडागास्कर जो द्वीप है उससे टकराने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है। दो भागों में बटेगी।
एक जलधारा का नाम जो मेडागास्कर के पूर्व में रहेगा उसे मेडागास्कर की गर्म जलधारा, जो मेडागास्कर के पश्चिम में रहेगा या यहां पर देखेंगे आप लोग तो मोजाम्बिक देश पड़ता है, जो मोजाम्बिक के तट पे प्रवाहित होती है उसे मोजाम्बिक की गर्म जलधारा, जो मेडागास्कर के पूर्व में चलती है उसे मेडागास्कर की गर्म जलधारा। ये रीजन देखेंगे अफ्रीका में तो ये आपको अगुल हास मिलेगा। क्या नाम मिलेगा? अगुल हास मिलेगा। जो अगुल हास है, ये दोनों जलधाराएं अगुल हास के पास टकराने की वजह से अगुल हास की गर्म जलधारा होगी। ध्यान देना है, ये गर्म है, गर्म जलधारा के नाम से जानी जाएगी। लेकिन पुनः आप देखेंगे कि ये प्रवाह धीरे धीरे नीचे की तरफ मुड़ेगा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से होते हुए फिर से यहीं पर मिल जाएगा। तो जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया होगी वो जलधारा कैसी होगी? ठंडी होगी। जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया होगी वो कैसी होगी? गर्म होगी। यहां आपको ध्यान देना है, दक्षिणी जो हिंद महासागर की जलधारा है वो मेडागास्कर के नाम से और मोजाम्बिक के नाम से, दोनों अगुलहास पे टकराने के बाद अगुलहास की गर्म जलधारा के नाम से प्रवाहित होती है। फिर आप ध्रुवीय प्रवाह के कारण ये नीचे की तरफ मुड़ेंगी और जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उससे टकराते हुए आगे की तरफ जाएगी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा होगी वो कैसी होगी? ठंडी होगी। तो मेरा मानना है कि आप लोग जलधारा समझ पाए होंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर हम कभी जलधारा जब पढ़ाएंगे तो उसमें ट्रिक और अन्य चीजों से भी हम आपको समझा पाएंगे। एक बार आप इसको मैपिंग करके बढ़िया से बेहतर ढंग से सीखिएगा। आज के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।